हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सिंपलीफाइड स्टडीज़ में। आज हम जो है चैप्टर 5 जो है स्टार्ट कर रहे हैं अपना क्लास 9th का यूक्लिड ज्योमेट्री। ठीक है, देखो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ बेस से जो है ये चैप्टर 5 कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि जो है एग्ज़ाम में मैक्सिमम ये कितने मार्क्स का आएगा आपका 4 to 5 मार्क्स का आएगा। ठीक है, मैक्सिमम 4 to 5 मार्क्स का आपका इसमें से पूछा जाता है। ठीक है, जो कि आपका सिंपल एक्सियोम और पोस्टुलेट्स होता है। तो एक्सियोम और पोस्टुलेट्स आपको जो है केवल याद करने होते हैं, बट अगर बात करें उनके एप्लीकेशंस का, ठीक है, पहले मैं आपको चैप्टर की इंपॉर्टेंस बता देता हूँ। क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि स्कूल वगैरह में ये चैप्टर बहुत ही मोस्टली कॉमनली जो है आपका स्किप कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसलिए जो है इसका एप्लीकेशन जानना ज़रूरी है कि क्यों ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बात करोगे तो आपका ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो है आपका ये चैप्टर मैक्सिमम चैप्टर्स में आपका इसका एप्लीकेशन देखने को मिलता है। ठीक है, मैक्सिमम चैप्टर्स का मतलब जैसे कि आपका एंगल्स हो गया, लाइंस एंड एंगल्स की बात कर लो। ठीक है, आप लाइंस एंड एंगल्स की अगर बात करोगे तो उस पर्टिकुलर चैप्टर में भी आपका देखने को मिलेगा इसका एप्लीकेशन। ट्रायंगल्स में बात करो, उसमें भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अभी जब हम पोस्टुलेट्स और एक्सियोम्स पढ़ेंगे तो हम ये समझते आएंगे कि हम इन सब चीज़ों का इस्तेमाल काफ़ी पहले से करते भी आ रहे हैं। ठीक है, तो नो डाउट आपका इसका एप्लीकेशन काफ़ी बड़े लेवल पे है, और इसका मतलब बहुत ही ज़्यादा लेवल पे जो इसका एप्लीकेशंस है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम यूक्लिड ज्योमेट्री में समझते हैं पहले कि जो आपका ज्योमेट्री लिखा हुआ है कि ज्योमेट्री का मतलब क्या है और ये वर्ड आपके आया कहाँ से है। ठीक है, तो ज्योमेट्री की अगर हम बात करें तो ज्योमेट्री आपका ग्रीक वर्ड है एक तो। ठीक, ज्योमेट्री ग्रीक वर्ड से आया है जिसमें दो वर्ड्स आपके मिले हुए हैं, एक तो जियो और एक मेट्रॉन। अब देखो यहाँ से एक चीज़ याद रखना, जियो कहीं भी अगर लिखा है तो उसका मतलब है अर्थ से रिलेटेड। ठीक, और मेट्रॉन का मतलब हो गया मेजर। ठीक है, अब ये मेट्रॉन आपका कई जगह पे यूज़ करने को मतलब जो है देखने को मिल जाएगा आपका। ठीक है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री हो गया। ठीक, तो ऐसे कई जगहों पे जो आपका मेट्रॉन जियो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, जैसे जियोलॉजी हो गई या फिर जियोग्राफी हो गई। तो इन सब चीज़ों में केवल एक ही चीज़ कॉमन है कि जियो का मतलब अर्थ होता है। ठीक है, चलो अब देखो इसके बाद से जो है इम्पोर्टेंस क्या हुई जियोमेट्री की, आपकी इम्पोर्टेंस क्या हुई कि उस पर्टिकुलर टाइम पे जो आपका अर्थ मेजरमेंट थे, फॉर एग्जांपल जैसे लैंड रेवेन्यूज़ वगैरह हो गए। लैंड जो है आपका डिवाइड करने का हो गया, किसको कितना लैंड देना है या फिर किसने किसको लैंड अपना सप्लाई दिया, लैंड का रेवेन्यू किस तरह जनरेट होगा, तो उन पर्टिकुलर चीज़ों में आपका लैंड की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, उसके बाद से तब जो है आपका जब ज्योमेट्री बनाया गया तो उसको बाद में मैथमेटिक्स की तरफ ले लिया गया। ठीक है, तो सबसे पहले आपका जो ज्योमेट्री या फिर इन सब के बारे में बात किसने की थी? थेल्स ने। सर थेल्स आपका जो है ग्रीक मैथमेटिशियन थे। ठीक है, उन्होंने जो है सबसे पहले जो है ज्योमेट्री की बात की, या फिर जो कह सको कि प्रूफ दिया, सबसे पहला प्रूफ, सबसे पहला प्रूफ इन्होंने दिया। और प्रूफ क्या था कि जो डायमीटर होता है ये सर्कल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है, ये सब केवल कहानी है, केवल पेश में लाने के लिए। ठीक है, जब आ जाओगे फिर उसके बाद से एक्चुअल की बात शुरू करेंगे हम। ठीक, थेल्स पहला प्रूफ दिया, जो डायमीटर था, मतलब सर्कल का जो डायमीटर होता है, हमें तो डायरेक्टली पता है कि डायमीटर आपका सर्कल को दो भाग में डिवाइड करता है, लेकिन उसका प्रूफ किसने दिया? पहले थेल्स ने प्रूफ किया था। ठीक है, और ये प्रूफमेंट छोटे मोटे नहीं होते हैं, तो काफ़ी बड़े होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद से और साइंटिस्ट आते गए आते गए आते गए। फिर उसके बाद से जो एक यूक्लिड थे, लास्ट में जब यूक्लिड एक मैथमेटिक्स के टीचर थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि जितने भी रिसर्चेस थी, ठीक है, जितने भी रिसर्च हुए इनके टाइम तक मैथमेटिक्स से लेके, जितने भी प्रूवमेंट हुए, जितने भी रिसर्च हुए, उन सबको कंबाइंड करके एक एलिमेंट में कन्वर्ट किया।
ठीक है, उन्होंने उसका नाम दिया एलिमेंट। एलिमेंट देखो अब क्या है, जब साइंस में अगर पढ़ोगे तो एलिमेंट आपका एक बेसिक एलिमेंट मतलब बेसिक कैरेक्टरिस्टिक का मटेरियल होता है जो कि सारे कंपाउंड के बनने में हेल्पफुल होता है। तो इसी तरह से मैथमेटिक्स का ये एलिमेंट कहलाया, ठीक है। और फिर ये एलिमेंट पर्टिकुलर 13 बुक्स में डिवाइड हो गया, ठीक है, 13 बुक्स में डिवाइड हो गया। तो ये यूक्लिड्स का काम था, मतलब यूक्लिड ने ये काम किया था। अब चलो अब हम बात करते हैं कि यूक्लिड की डेफिनेशंस क्या हैं, एक्सियोम्स क्या हैं और पोस्टुलेट्स क्या हैं, ठीक है। अब यहाँ से आपकी चीज़ें इंपॉर्टेंट शुरू होती हैं, ठीक है। यूक्लिड की जो है सबसे पहले बात करते हैं, डेफिनेशन की बात करते हैं कि यूक्लिड किन चीज़ों को डिफाइंड कहता है और किन चीज़ों को अनडिफाइंड कहता है, ठीक है। यूक्लिड की डेफिनेशन के मुताबिक ये है कि किसी भी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर या फिर पर्टिकुलर आपका जो वर्ड है, स्टेटमेंट है, ठीक है, हम यहाँ स्ट्रक्चर ले रहे हैं, कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है जैसे कि पॉइंट हो गया, सरफेस हो गया या फिर लाइन हो गई, ठीक है। इन तीनों का कोई एक पार्ट, मतलब कि कोई एक पर्टिकुलर पार्ट आपका डिफाइंड होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, जैसे कि अगर लाइन की बात करो, ठीक है, तो लाइन की बात करोगे तो एक स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन क्या है, जब अगर किसी को समझाना होगा तो क्या करोगे, ठीक है, तो कलेक्शन ऑफ पॉइंट इन ए स्ट्रेट पाथ। बट यहाँ पे फिर से एक स्ट्रेट पाथ आ रहा है, तो स्ट्रेट हर जगह पे आ रहा है, ठीक है। अब स्ट्रेट की पर्टिकुलर आपकी डेफिनेशन नहीं दे पाओगे, ठीक है। तो उस केस में जो है इन्होंने कहा कि ये सारे जो टर्म्स हैं ये अनडिफाइंड टर्म्स हैं। समझाने को तो हम समझा दे रहे हैं बट ये अनडिफाइंड टर्म्स हैं, ठीक है। नॉर्मली अगर साइंटिफिकली अगर देखो तो पॉइंट, सरफेस और लाइन का कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं दे पा रहे, ठीक है। तो ये इन्हें अनडिफाइंड कहा गया। ठीक उसी तरह से डायमेंशंस, डायमेंशंस क्या होती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने कहा कि ये अनडिफाइंड है। ठीक उसी तरह से आपका कुछ डिफाइंड टर्म्स भी होंगे, ओके, ठीक है। अब देखो यहीं से इन्होंने दो चीज़ों का मतलब जो है नए नेम आपके ईजाद किए। दो नए नेम यहाँ पे इन्होंने बताना शुरू किया। एक था पोस्टुलेट्स और एक था एक्सियोम्स। अब यहाँ से आपकी चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं वो यहाँ से शुरू हो रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान देना। पोस्टुलेट्स में देखो क्या होते हैं कि पोस्टुलेट आपके वो पर्टिकुलर टर्म्स होते हैं या फिर वो पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स होते हैं, ठीक है, जो कि आपका मतलब स्पेसिफिक होते हैं आपके पर्टिकुलर ज्योमेट्री के। एकदम कह लो कि मतलब स्पेसिफिकली जो है केवल ज्योमेट्री के लिए ही होते हैं ये, कि मतलब इनका यूज ज्योमेट्री में है ही है, ठीक है। वो बेसिकली ज्योमेट्री के लिए ही बनाए ही गए हैं, ठीक है। तो उन्हें हम कहते हैं पोस्टुलेट, ठीक। वहीं पे अगर बात करो एक्सियोम्स की, तो एक्सियोम्स तुम्हारे वो पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स होते हैं जो कि तुम्हारे साइंटिस्ट ने यूज़ किया है केवल, ठीक है, अलग अलग पर्टिकुलर लेवल्स पे यूज़ किया है। कोई स्पेसिफिकली वो ज्योमेट्री या फिर किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए नहीं है, वो केवल एजम्पशंस हैं जो कि मैथमेटिक्स में यूज़ किए गए हैं, ठीक है। एक तरह से कह लो तो ये क्या हैं, आपके एजम्पशंस हैं, एज्यूम किए गए हैं। देखो दोनों ही चीज़ें एज्यूम्ड हैं, ठीक है, दोनों ही चीज़ें एज्यूम्ड हैं, लेकिन ये वो एजम्पशंस हैं जो कि आपका ज्योमेट्री के लिए स्पेसिफाइड है, और ये वो स्टेटमेंट्स या फिर एजम्पशंस हैं जो कि आपका कहीं पे भी नॉर्मली यूज़ किए गए, ठीक है। तो ये आपका जो है इम्पॉर्टेंट है, ठीक। और जो आपके पोस्टुलेट्स हैं ये ही आपके जो है एलिमेंट्स में कन्वर्ट हुए थे, मतलब एलिमेंट्स थे ये। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि जो आपके 7 पोस्टुलेट्स और 7 एक्सियोम्स आपके दिए रहते हैं वो आपका क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक्सियोम्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि एक्सियोम्स आपके नॉर्मली क्या कहते हैं, आपके दिमाग में होंगे ये, ठीक है। अगर इन्हें देखोगे तो आपको ऑलरेडी याद रहेगा ये। यूक्लिड्स एक्सियोम्स की बात कर लेते हैं, उसके बाद से पोस्टुलेट्स की बात करेंगे, ठीक। सबसे पहला, अगर सबसे पहले यूक्लिड एक्सियोम्स की बात करूँ तो यूक्लिड एक्सियोम्स क्या होता है कि अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट, ठीक है, किसी तीसरे के इक्वल है, कहने का मतलब कि फॉर एग्जांपल मान लो कि आपने 3 बॉल्स लिए,
ठीक है, बॉल्स मतलब क्रिकेट बॉल्स, ठीक है, तीन तीन क्रिकेट बॉल लिए। पहला वाला मतलब कि पहला और तीसरा आपने दोनों सेम साइज़ के लिए, ठीक, और आपने कहा कि पहला और दूसरा भी सेम साइज़ का है। ठीक है, कहने का मतलब कि जो आपने पहले बॉल खरीदी और दूसरी बॉल खरीदी वो दोनों आपस में इक्वल है। पहली बॉल खरीदी और फिर तीसरी बॉल जो खरीदी वो दोनों भी आपस में इक्वल हैं। तो ये एक्सियोम ये कहता है कि ये दोनों भी आपस में इक्वल ही होंगे। ठीक है, तो ये आपका स्टेटमेंट देता है। ठीक, आप देखो ये कॉमन सेंस है और कॉमनली ये सबको पता होता है। ठीक है, बट किसी को ये नहीं पता होता कि ये एक एक्सियोम होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है जानना। ठीक, तो पहला एक्सियोम क्या हो जाएगा, थिंग्स which are equal to the same thing are equal to one another। ओके, इसका जो है मैथमेटिकल अगर एक्सप्रेशन या फिर जो है क्या कहते हैं स्टेटमेंट को नॉर्मली अगर समझना हो तो अगर दिया हो मान लो a इक्वल टू बी, कोई क्वांटिटी a है, ठीक है, कोई क्वांटिटी a है और कोई क्वांटिटी b है, a b के इक्वल है और b c के इक्वल है। ठीक है, तो नेचुरली इन दोनों से आपका मिल के आ जाएगा कि a भी c के इक्वल है। ठीक है, इसको समझना चाहो तो आप इस तरह समझ सकते हो कि मतलब एक स्टेटमेंट देख लेते हैं। तीन लड़के ले लेते हैं, रमेश, सुरेश एंड नरेश। ठीक है, तीनों की हाइट की हम बात करते हैं। हम कहते हैं कि रमेश की हाइट 163 है, ठीक है, 163 सेंटीमीटर है और रमेश की हाइट नरेश की हाइट के इक्वल है। ठीक, यानी कि रमेश नरेश की हाइट के इक्वल है। और दूसरा दिया है कि नरेश सुरेश के इक्वल है, तो नेचुरली क्या होगा, रमेश की हाइट नरेश की हाइट के इक्वल है, यानी कि नरेश की 163 सेंटीमीटर और नरेश सुरेश के इक्वल है तो ये भी 163 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो बट नेचुरली क्या होगा, तीनों आपस में इक्वल हो गए। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट यही कहना चाह रहा था। ठीक है, चलिए सेकंड स्टेटमेंट पे आते हैं हम। सेकंड स्टेटमेंट देख लेते हैं कि हमारा क्या कहता है। सेकंड स्टेटमेंट आपका कहता है कि इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, ठीक है, समझना, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल्स। कहने का मतलब कि अगर मान लो कि कभी स्टेटमेंट दिया है a इक्वल टू बी आपको दिया हुआ है, ठीक है, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि इसमें दोनों साइड में अगर इक्वल चीज़ ऐड करोगे तो लास्ट में जो आंसर आएगा वो भी आपका इक्वल होगा। जैसे कि हमने दोनों साइड +2 कर दिया तो ये वैल्यूज सेम ही रहेंगी, मतलब कि दोनों इक्वल ही रहेंगी, कभी भी चेंज नहीं होंगी। ठीक है, ये चीज़ आपका इसमें बताने की कोशिश किया है। ठीक, तो अब देखो ये सारी चीज़ आप पहले से करते आ रहे हो अलजेब्रा में। इफ इक्वल्स are added to equals then holes are equal। ठीक है, अब देखो इसको समझने का दूसरा तरीका, सपोज कर लो कि एक लाइन है, देखो ये एप्लीकेशन है अब, ठीक है, ये जो मैं बता रहा हूँ एग्जांपल के तौर पे ये आपका एप्लीकेशन के अंदर में आ जाएगा। हमने इसको जो है 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, 3 पार्ट में इस तरह से डिवाइड किया, ए बी सी डी। हम कह रहे हैं कि ए बी इक्वल टू सी डी दिया हुआ है हमें। ठीक है, ए बी इक्वल टू सी डी दिया हुआ है। प्रूफ क्या करना है हमें, ए सी इक्वल टू बी डी, या फिर हमें बताना है कि ए सी इक्वल टू बी डी हो भी सकता है या नहीं, ट्रू या फिर फॉल्स। ठीक है, तो अब देखो ए बी इक्वल टू सी डी आपका दिया हुआ है, ए बी इक्वल टू सी डी दिया हुआ है। ठीक है, दोनों साइड में अगर
जैसे देखो BC वाला पार्ट अगर हम दोनों में ऐड कर दें तो क्या दोनों में कोई डिफरेंस आएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि BC तो आपस में इक्वल ही है। कहने का मतलब BC कोई भी नंबर खुद के आपस में इक्वल तो होता ही होता है। ठीक है, तो इस केस के लिए AB प्लस BC ये भी इक्वल होगा CD प्लस BC के। ठीक, तो अब देखो AB प्लस BC मिलके पूरा क्या बनाएंगे? यहां से अब यहां तक की हो गई पूरी, तो उसे हम सिंपली क्या लिख सकते हैं? AC विच इज इक्वल टू BC प्लस CD, जो कि आपका क्या हो जाएगा? वन स्टेटमेंट BD। ठीक है, तो ये आपका जो है यूज मतलब ये आपका एप्लीकेशन है इस पर्टिकुलर एक्सियोम का। ठीक है, और ये एक्सियोम्स आपने यूज किए हुए हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि मान लो आपको छोटा सा एग्जांपल देना है, जब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में पढ़े थे तो x प्लस टू इक्वल टू 7 था। ठीक, तो आपको क्या पता है कि 2 को उधर भेजा तो वो क्या हो गया? माइनस हो गया, 7 माइनस 2 इक्वल टू 5। बट एक्चुअल में क्या होता है वो देखो, हम किसी भी नंबर को एक्चुअली में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हमारा मतलब जो मैथमेटिक्स है वो ये कहता है कि हम किसी भी नंबर को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते हैं? x प्लस टू इक्वल टू 7 ये दिया है, इस 2 को हटाना है, तो 2 को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? -2। ठीक, तो इधर से भी हमने कर दिया -2। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया? ये तो 0 हो गया, यहाँ बच गया x और इधर बच गया 5। तो हमने इस मतलब जो है इस स्टेप को हटाने के लिए केवल ये कह दिया कि हाँ इसको हम इधर ट्रांसफ़र करेंगे, साइन चेंज होगा, माइनस आएगी। ठीक, बट एक्चुअल में जो उसकी प्रूवमेंट आती है, जो मिडिल स्टेप आता है, इंटरमीडिएट स्टेप आता है, वो ये स्टेप है। ठीक है, तो वो एक्सियोम्स का ही इस्तेमाल करके हुआ है। ठीक, तो थर्ड आपका जो है वो आपका यही है, मतलब इसी नंबर पे जो आपने माइनस किया था अभी वो उसी पे बेस है। ठीक है, थर्ड क्या है? इफ इक्वल्स आर subtracted from equals then remains will be same। ठीक है, कहने का मतलब कि जो है अगर दो इक्वल हैं उन दोनों में से आप जो है इक्वल को सब्ट्रैक्ट करोगे तो जो आपका बचा हुआ आएगा वो भी आपका सेम रहेगा। ठीक, ये कहने का मतलब है इसका। ठीक है, तो ये तो अभी ऊपर समझ में आ गया था कि किस तरह से है। ठीक है, प्लस माइनस दोनों चीज़ें सेम है। ठीक है, प्लस का एग्जांपल लेना है तो प्लस का एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लो कि x माइनस 2 इक्वल टू 9 दिया हुआ है। ठीक है, अब फिर से 2 को हटाना है तो माइनस प्लस इधर भी प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, बैलेंस रखने के लिए। तो यहाँ तो ये ख़त्म हो गया, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 11। ठीक है, तो ये आपका जो है थर्ड आपका एक्सियोम था। फोर्थ की हम बात करते हैं। ये एक्सियोम्स आप याद करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही नॉर्मली आपको याद रहेगा कि कौन सा एक्सियोम क्या होता है, बस कॉमन सेंसली इसको जो है समझते जाना। ठीक है, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। देखो फोर्थ आपका क्या है, अब देखो फोर्थ थोड़ा सा समझने वाली बात है। ठीक है, फोर्थ जो है आपका समझने वाली बात है। क्या रहा है? थिंग्स विच आर coincided with each other, या फिर विच coincide with each other। ठीक है, मतलब कि अगर कोई चीज़ें हैं वो आपकी coincide हो रही हैं, एक दूसरे से coincide हो रही हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? देन दे विल बी इक्वल। ठीक है, कहने का मतलब कि अगर जो दो आपकी चीज़ें हैं, ठीक है, पूरी तरह से अगर coincide हो रही हैं, फॉर एग्जांपल ये पेन लिया हूँ मैं। ठीक, इस पेन की तरह ही एक और पेन ले लेता हूँ, अगर इसके पीछे वो पेन रखने पे, ठीक है, इसके पीछे मैं
मतलब हॉरिजॉन्टल में रखता हूँ और इसको देखता हूँ और पीछे वाला पेन नहीं दिखाई देता है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि वो कॉन्साइड कर रहा है। तो अगर कोई दो चीज़ें आपस में कॉन्साइड कर रही हैं तो वो दोनों आपस में इक्वल हैं, ठीक है। समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज कर लो एक वुडन लॉग ले लिया हमने, दो वुडन लॉग लिए, ठीक है। एक आपका ये वुडन लॉग है, ठीक। दूसरा वुडन लॉग हमने ले लिया आपका, ठीक है, ये दूसरा वुडन लॉग है। हम कह रहे हैं कि मतलब कि अगर इसको इसके ऊपर जो है आपका रखा जाता है या फिर इसको इसके ऊपर रखा जाता है, ठीक है, किसी को भी एक दूसरे के ऊपर अगर प्लेस किया जाता है तो हम कह रहे हैं कि ये वाली नीचे वाली आपकी प्लेट जो है वो हमें दिखाई नहीं दे रही है, ठीक है। तो इसका मतलब कौन साइड इसे ही कहते हैं, ठीक है, कि मतलब कि एक दूसरे के ऊपर अगर हमने ओवरलैप उसको रख दिया तो नीचे वाली चीज़ हमें दिखाई नहीं दे रही है। बट दूसरी तरफ से ये भी है कि अगर दूसरी तरफ से अगर देखो तो दूसरी वाली चीज़ नहीं दिखाई देती है, ठीक है। कहने का मतलब कि अगर एक ऊपर बड़ी हो गई नीचे छोटी हो गई तो नीचे वाली नहीं दिखाई देगी, लेकिन नीचे से भी अगर देखोगे मतलब उसको अपोजिट डायरेक्शन से देखोगे तो ऊपर वाली दिखाई देगी ना। तो इसे कॉन्साइड करना नहीं कहते हैं, ठीक है। कॉन्साइड का मतलब क्या होगा कि किसी भी साइड से आप देखो वो चीज़ें ओवरलैप दिखाई देंगी, मतलब एक ही चीज़ दिखाई देगी, ठीक। तो उसे हम कहते हैं कॉन्साइड करना है, ठीक। तो ऑब्वियस सी बात है कि अब देखो यहाँ पे कॉन्साइड कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो ये इस एक्सियोम का बताने का मतलब था, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो फिफ्थ की बात अगर हम करते हैं, ठीक। अब देखो अभी हमने एडिशन देख लिया, सब्ट्रैक्शन देख लिया, तो अभी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी बचा है, ठीक है। वो दोनों भी आपके एग्जाम्स में आएंगे। फिफ्थ वाला क्या है, फिफ्थ वाला एक बहुत ही नेचुरल सी चीज़ है, ठीक है। द होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स पार्ट। कहने का मतलब क्या है कि जब पूरे की वैल्यू है, ठीक है, वो उसके एक पार्ट की वैल्यू से हमेशा बड़ी ही रहेगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर देखो जैसे पिज़्ज़ा होता है, ठीक है, रेगुलर साइज पिज़्ज़ा हम लेते हैं, ठीक। उसके कितने जो आपके पार्ट्स होते हैं, चार पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो अगर एक पार्ट की बात करो, जैसे कि मतलब इस वाले पार्ट की अगर बात करो, ठीक है, इस पार्ट की हम अगर बात करते हैं तो ये वाला पार्ट आपके पूरे उस पिज्ज़ा से छोटा ही होगा, है ना, ठीक है। तो ये नेचुरल सी चीज़ है कि जो होल जो होता है वो हमेशा जो है उसके पार्ट से बड़ा होता है, ठीक। इसी तरह से जैसे कि मतलब अगर मान लो कि नंबर 7 है, ठीक है, तो 7 अपॉन कुछ भी रहेगा अब, ठीक है, 7/2 4 6 8 कुछ भी 4 कर ली तो हमेशा 7 ही बड़ा रहेगा, ठीक। इसका इसका एप्लीकेशन ये है, ठीक है ना, कि मतलब जो कोई भी नंबर है, ठीक, अगर न्यूमरेटर सेम है लेकिन डिनोमिनेटर में डिफरेंस आ रहा है, अगर एक का नंबर 1 है तो उसका मतलब क्या हो गया, वो पूरा क्या है, होल है। बट 1 की जगह पे अगर कोई नंबर है तो वो क्या है, आपका पार्ट है, ठीक है। तो 7 का फोर्थ पार्ट, ठीक। तो ये आपका जो है इसका एप्लीकेशन है, इस पर्टिकुलर एक्सियोम का एप्लीकेशन है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आना जरूरी है, ठीक। चलो बढ़ते हैं हम अपने सिक्स्थ पॉस्टुलेट की तरफ, सॉरी, हाँ, एक्सियोम की तरफ। सिक्स एक्सियोम्स की तरफ बढ़ते हैं हम। सिक्स एक्सियोम आपका क्या कहता है कि अब देखो अभी हमने देखा था कि इफ़ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स देन होल विल बी इक्वल, ठीक है। यहाँ पे अब क्या है कि इफ़ इक्वल्स आर डबल, ठीक है, इफ़ इक्वल्स आर डबल्ड देन द जो भी आंसर आएगा विल बी इक्वल, ठीक है। इफ सेम
इफ यू डबल टू सेम थिंग्स देन दे विल बी सेम आफ्टरवर्ड्स। अरे कहने का मतलब यह है कि अगर किसी एक चीज़, मतलब कोई दो चीज़ है, ठीक है, दोनों को अगर डबल करते हो, दो चीज़ें हैं दोनों आपस में इक्वल हैं, दोनों को अगर डबल करते हो, ठीक है, तो जो लास्ट में आपका आंसर आएगा वो भी आपका डबल ही होगा। ठीक, इनडायरेक्टली आपका मल्टीप्लिकेशन पे है ये। तो पहले हम इसका जो जो एक्सियम आपका उसमें दिया हुआ, क्या नाम है, बुक में दिया हुआ है, उसको देख लेते हैं, उसके बाद से हम आगे देखते हैं। ठीक है, थिंग्स विच आर डबल ऑफ सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। ठीक है, मतलब कि जो है, जो आपकी चीज़ें हैं, अगर एक ही चीज़ की डबल है, ठीक है, तो वो दोनों आपस में भी इक्वल होंगी। फॉर एग्जांपल, अगर जो आपको कह दिया गया x इक्वल टू वाई है, ठीक है, x इक्वल टू वाई है, तो इधर अगर 2x किया हमने और इधर हमने 2y कर दिया, तो भी ये दोनों आपस में इक्वल ही रहेंगे। ठीक है, ये कहने का इसका मतलब है। ठीक, जनरलाइज्ड फॉर्म जो हम इसका अगर देखते हैं, ठीक है, जनरलाइज्ड फॉर्म जो हर जगह यूज़ हो सकता है, जनरली जनरल फॉर्म अगर हम देखें, जनरल को स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, इफ़ टू इक्वल थिंग्स आर मल्टीप्लाइड बाय इक्वल्स, then the product will be also equal. The product will also be equal. ठीक है, कहने का मतलब क्या हो गया कि जैसे कि मान लो कि अगर फिर से वही वाला एग्जांपल ले लेते हैं, x इक्वल टू वाई दिया हुआ है और दूसरी जगह दिया है आपका z इक्वल टू पी। ठीक है, x इक्वल टू वाई और z इक्वल टू पी। अब देखो, दोनों दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं हम। ठीक है, कहने का मतलब कि एल एच एस इंटू एल एच एस हो रहा है, ये एल एच एस वन, ये आर एच एस वन, ये एल एच एस टू, ये आर एच एस टू। ठीक है, तो एल एच एस इंटू एल एच एस विल ऑलवेज बी इक्वल टू आर एच एस इंटू आर एच एस इस पर्टिकुलर केस में। ठीक है, क्योंकि x y के इक्वल है और z p के इक्वल है, तो दोनों का जो आपको मल्टीप्लिकेशन होगा वो भी आपस में इक्वल होगा। न्यूमेरिकली अगर समझना है, न्यूमेरिकली समझ लेते हैं हम कि जैसे मान लो 2 इक्वल टू 2 है, ठीक है, 3 इक्वल टू 3 है, नेचुरल सी बात है, इधर से इधर मल्टीप्लाई करो, इसका इधर मल्टीप्लाई करो, 6 इक्वल टू 6 आ गया, है ना। ठीक है, तो ये आपका नेचुरल सी चीज़ है, आपका इसमें जनरल फॉर्म था इसका। ठीक है, फिर उसके बाद से लास्ट आपका जो है एक्सियम जो आ जाता है, अब ऑब्वियस सी बात है वो डिवीज़न पे ही होगा। ठीक है, तो अब देखो, अभी डबल की बात हुई थी, तो अब यहाँ पे हाफ की बात होगी, जो आपके बुक्स में दिया है वो हाफ की बात होगी। थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। ठीक है, अब देखो हाफ से, ठीक है, तो हम जनरल फॉर्म में अगर इसको लिखना चाहेंगे कि इफ़ इक्वल थिंग्स आर डिवाइडेड बाय इक्वल्स, then quotients will be same. ठीक है, अब देखो इनका इम्प्लीमेंटेशन जो है आपका जो यूज़ होता है, एप्लीकेशन अगर कह लो,
तो आपने किया हुआ, कैसे किया हुआ देखो, जैसे कि मान लो कि x/5 इक्वल टू y/6 दिया हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इधर से इधर करते हैं, खत्म हो गया। बट इंटरमीडिएटरी स्टेज में क्या होता है कि देखो x/5 पहले करते हैं हम दोनों साइड इंटू 6, ठीक है। तो 6 से ये 6 कट जाता है और 6 ये यहाँ पहुँच जाता है। फिर उसके बाद से हम करते हैं दोनों साइड 5 का मल्टीप्लीकेशन इंटू 5 और इधर y इंटू 5। तो यहाँ से 5 से 5 कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पे x इक्वल टू 6 हो गया, y इंटू 5 हो गया, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका इंटरमीडिएट मेथड, इंटरमीडिएट आपके स्टेप्स होते हैं जो कि आपका प्रूवमेंट में यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। जब इन चीज़ों को प्रूव किया जाता है तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे निकल के आई थी, बट हम क्या करते हैं, हम जनरल फॉर्म में लेके जो है सारी चीज़ें सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि वो चीज़ आई कहाँ से, ठीक है। वही आपकी एक्चुअल नॉलेज है, ठीक। बट कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो है अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको केवल ये 7 एक्सियोम्स आपको याद रखने होंगे, ठीक है। अब याद करने का तरीका जो है क्या है, याद करने की सबसे पहली चीज़ तो जो है आप देख लो कि इसमें मैथमेटिकल्स ऑपरेशन 4 हैं पहले तो, ठीक है। जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस आपको पता हैं वही आपके इसमें है ना। मैथमेटिकल ऑपरेशंस क्या क्या हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ठीक है। इक्वल्स ऐड करोगे तो जो होल आएगा वो भी इक्वल होगा, इक्वल्स सब्ट्रैक्ट करोगे तो जो रिमाइंडर आएगा वो इक्वल होगा, इक्वल्स मल्टीप्लाई करोगे तो जो प्रोडक्ट आएगा वो इक्वल होगा, और इक्वल्स डिवाइड करोगे तो जो आपका क्वेश्चन आएगा वो इक्वल होगा। 4 आपके ऐसे ही हो गए, ठीक है। नंबरिंग की बात करो तो आपका जो है लास्ट के 2 आपके मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के होते हैं, है ना, ठीक है। और फर्स्ट के आपके नहीं, फर्स्ट के 2, सेकंड और थर्ड, ठीक है। फर्स्ट के सेकंड और थर्ड आपके इक्वल्स होते हैं, ठीक। उसके बाद से सबसे पहला, ठीक है, सबसे पहला इसे क्यों कहा गया है, क्योंकि जो है नेचर में सबसे ज़्यादा यही चीज़ एग्जिस्ट करती है, ठीक है। इफ़ वन थिंग इज इक्वल टू अनदर एंड देन इट इज़ इक्वल टू अनदर थिंग, देन फर्स्ट एंड थर्ड विल बी आपस में इक्वल, ठीक है, ठीक। फिर उसके बाद से फोर्थ आपका कोइंसाइड के लिए, ठीक है। अगर 2 चीज़ें आपस में कोइंसाइड कर रही हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, वो आपस में इक्वल है, ठीक है। और उसके बाद से कौन सा बचा, 1 2 3 4, फिफ्थ बचा। तो फिफ्थ में क्या है, होल इज ग्रेटर देन पार्ट, ठीक है। तो 2-3 बार आप इसको लिखोगे तो 2-3 बार में आपको ये याद हो जाएगा, ठीक है। कोई ज़्यादा इसमें जो है घबराने वाली बात नहीं है, ठीक। इसकी एप्लीकेशन जब भी चैप्टर आएगा, कोई भी चैप्टर नया आएगा, ठीक है, तो जब भी उसमें पढ़ेंगे तो उसमें इसके बताते जाऊंगा कि कौन सा एग्जाम कहाँ पे यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो उससे और भी ज़्यादा आपका रिवीजन भी होता रहेगा और याद भी होती रहेगी चीज़ें, ठीक है। चलो, तो ये थी आपकी एक्सियोम्स जो कि आज के लेक्चर में हमने कंप्लीट मतलब कवर किया है। पोस्टुलेट जो है आपके नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। उसके बाद से एक और लेक्चर लेंगे जो इनके क्या करेंगे, इनके एप्लीकेशंस के बारे में होगा, ठीक है, कि थोड़ा बहुत एप्लीकेशंस देख लेंगे कहाँ कहाँ पे हैं, ठीक है। उसके बाद से तब हम फर्दर मूव ऑन करेंगे, ठीक है। चलो, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहो।